हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत एक बहुत ही और बेहतरीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संविधान संशोधन। अभी तक अपने भारतीय संविधान में 105 तक संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक की मैं करंट की बात कर रहा हूं, वर्तमान में 105वां संविधान संशोधन हो चुका है। ठीक, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसे होती है और कब कब संशोधन करना जरूरी हो जाता है और संशोधन करने के कितने तरीके हैं, किन विधियों से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उसके कुछ प्रावधान हैं, कुछ उपबंध हैं कि संविधान की जो मूल आत्मा है, उसका जो मूल ढांचा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। संविधान संशोधन पर 3 लेक्चर आपको हम प्रोवाइड करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इस पार्ट 1 में आपको हम बताएंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे संविधान संशोधन किया जाता है, और पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको हम बताएंगे पहला संविधान संशोधन से लेकर के और 1 से 105वें संविधान संशोधन तक कौन कौन से प्रमुख संविधान संशोधन हैं। पूरे 105 आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं। परीक्षा की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हैं वो सभी आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इसी पर बेस्ड होगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे कि हमारी ये मेमोरी में बैठ जाए, ताकि एग्जाम में अगर कोई इससे संबंधित प्रश्न आता है तो हमें तुरंत रिकॉल करें और वो प्रश्न हमारा सही हो जाए। संविधान में अभी तक आपको हम जो संविधान के प्रमुख जो चीज़ें हैं, जैसे कि संविधान के भाग हो गया, संविधान की अनुसूचियाँ हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें, संविधान संशोधन हो गया, संशोधन नहीं, वो एक और टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था पॉलिटी का ही, तो ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही, और आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन और उसकी प्रक्रिया। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बैच चल रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए। उससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और जो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है 2022 से, इसके लिए उम्मीद है कि दिसंबर में वैकेंसी आने की संभावना बन रही, प्रबल संभावना है कि दिसंबर वैकेंसी आ जानी चाहिए। पदों की संख्या भी ठीक ठाक होगी और इसलिए जो है आप लोग तैयारी अभी से प्रारंभ कर दें और करते रहिए। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को लेकर के साथ में चलिए, क्योंकि तभी आपकी बेहतरीन ढंग से तैयारी हो पाएगी। तो आप लोग इस नंबर पर 6393350769 इस पर संपर्क करके, कॉल करके, व्हाट्सएप के माध्यम से बैच के बारे में जानकारी कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी नोट्स पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे वहाँ से। और जो वीडियो हैं वो सब आपको यूट्यूब पर ही मिलते हैं, प्री और मेंस दोनों के, यहीं पर पढ़ाया जाएगा सब कुछ आपको। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के निःशुल्क दिए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, व्याख्या भी इसकी होती है। टेलीग्राम चैनल है डीपी एडुकेयर, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डीपी एडुकेयर। ठीक है, ये टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे डीपी एडुकेयर पर और ज्वाइन कर लीजिएगा, तो 10 क्वेश्चन आपको डेली यहाँ से मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग शुरुआत करें आज के लेक्चर की। और जो टेस्ट सीरीज है वो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको मिलेगी, तब से प्रारंभ होगी, चाहे वो पीसीएस की हो, चाहे समीक्षा अधिकारी की हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी की हो। तो जो लोग कैरी कर रहे हैं या जो जानकारी ले रहे हैं उनको मैं यहीं पर बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही टेस्ट सीरीज प्रारंभ की जाएगी। अभी आप अपनी तैयारी अच्छी करें, बेहतरीन ढंग से करें, पढ़ते रहें लगातार, चाहे किताबों से पढ़ रहे हो, चाहे नोट से पढ़ रहे हो, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा आपको पास करनी है और अधिकारी भी आपको ही बनना है, इसलिए पढ़ाई आपको स्वयं करनी होगी। हम आपका सहयोग कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, मैटर प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अंततः सारी की सारी मेहनत करनी आपको ही
पड़ेगी, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। चलिए, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग पहले जानते हैं कि संविधान संशोधन क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि संविधान का एक भाग है जिसका नाम है 20, भाग 20, और अनुच्छेद है 368। ठीक है, बहुत ही आसानी से बिल्कुल सरल भाषा में समझिए, जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। यानी भारतीय संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में ये प्रावधान किया गया है कि संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, या संविधान संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये पूरा जो डिटेल है वो इसमें दिया गया है भाग 20 में या अनुच्छेद 368 में। संसद प्रस्तावना तथा मूलाधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। यानी कि जो संविधान का आधारभूत ढांचा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो संसद का ये अधिकार है। ठीक, संसद जो भी संविधान में संशोधन होगा वो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, चाहे वो प्रस्तावना हो, चाहे मूल अधिकार हो, या संविधान का कोई भी भाग हो, कोई भी अनुसूची हो, सब में संशोधन हो सकता है। लेकिन जो संविधान की मूल आत्मा है, मूल ढांचा है, उसमें संशोधन मतलब उसमें फेरबदल ना हो, मतलब संशोधन इस तरीके से किया जाए कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचे की संकल्पना दी गई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, बता देते हैं। सामान्यतः आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे उपबंधों से है जो संविधान का मूल स्वरूप या मूल भावना निर्मित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था इस वाले केस में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो संविधान का आधारभूत ढांचा है वो ऐसे संविधान के उपबंध हैं जो संविधान का मूल स्वरूप बनाते हैं या उसकी मूल भावना का निर्माण करते हैं। तो ऐसे उपबंधों में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसे उपबंधों में अगर संशोधन किया जाएगा तो संविधान की मूल आत्मा या मूल ढांचा ही बिगड़ जाएगा और संविधान पूरा बिखर जाएगा। इसलिए मूल स्वरूप में या उसकी मूल भावना में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा उपबंध आधारभूत ढांचा है या होगा, इसका निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। अगर कोई संविधान संशोधन करना है तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि ये संविधान संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। यानी कि जो संविधान का आधारभूत ढांचा है, मूलभूत ढांचा है, उसका निर्धारण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि इस संविधान संशोधन से संविधान के आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, तो वो संविधान संशोधन हो सकता है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय कह दिया कि नहीं, इससे जो है संविधान की मूल आत्मा में क्षति पहुंच रही है, नुकसान हो रहा है, तो फिर वो संविधान संशोधन नहीं हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन 3 प्रकार की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। पहला है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। ठीक है, तो जो संविधान संशोधन है वो उसकी 3 विधियां हैं, 3 तरीकों से किया जा सकता है। तो पहली विधि हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या होगा। हाँ, इससे तात्पर्य जो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन है, ठीक है, एक साधारण बहुमत द्वारा होता है, एक विशेष बहुमत द्वारा होता है। अभी आगे तीनों आएंगे, तीनों आपको बताते हैं, पूरे डिटेल में समझाएंगे। इससे तात्पर्य सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से है। सदन चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ठीक है, या फिर दोनों सदन एक साथ हों। इससे तात्पर्य सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से, यानी कि 50+1। ठीक है, मतलब कि आधे तो 50 हो गए, यानी कि 50%, और +1 यानी कि आधे से अधिक सदस्य अगर सहमत हैं तो ये साधारण बहुमत द्वारा संशोधन माना जाएगा। इस प्रकार का संशोधन किन किन
चीज़ों पर एप्लीकेबल होगा, या इस संविधान से, इस प्रक्रिया के द्वारा किन किन चीज़ों में संशोधन किया जा सकता है, वो ये है, आप लोग देख लीजिए। संघ में नए राज्यों का प्रवेश, अगर जो केंद्र संघ हमारा है उसमें कोई नए राज्य का प्रवेश कराना हो या नया राज्य बनाना हो, बनाने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, देखिए नए राज्यों का प्रवेश है, ठीक है, तो फिर ये साधारण बहुमत द्वारा हो सकता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 11, ये अनुच्छेद 2 था, ये अनुच्छेद 11 है। नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान है तो भी साधारण बहुमत द्वारा संशोधन हो सकता है। राज्यों में विधान परिषद का सृजन या समापन, अनुच्छेद 169, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या उसका निरसन करना है, समाप्त करना है, तो इसका जो संविधान संशोधन होगा वो भी साधारण बहुमत के द्वारा हो सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के वेतन एवं भत्ते, अगर इनमें कोई संशोधन करना है वो भी इसी प्रक्रिया द्वारा हो जाएगा। प्रथम अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6वीं और 8वीं अनुसूची आदि में अगर कोई संशोधन करना है तो वो भी साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन हो सकता है। तो इतने उपबंध हैं जहां पर साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, ये देखिए कहां पर लागू होता है। इससे तात्पर्य सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से है। यानी कि सदन की कुल संख्या हो के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले, यानी जो लोग मतदान कर रहे हैं उपस्थित हैं, उनका कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। यानी कि जैसे मान लो 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, तो 2 पार्ट ये समर्थन में होने चाहिए, तभी ये संविधान संशोधन हो सकता है। 2/3 ये तो है ना, ये नहीं 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, मान लो कि जैसे मान लो 6 लोग हैं तो 6 में से 4 लोग समर्थन में होने चाहिए। ये 6 का 2/3 ये तो है ना, 4 हुआ, तो 4 लोग समर्थन में होने चाहिए, तभी ये संविधान संशोधन हो सकता है। साधारण बहुमत व राज्यों के अनुसमर्थन वाले उपबंध छोड़कर सभी अनुच्छेदों में संशोधन इसी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, अभी जो अगला संविधान संशोधन प्रक्रिया वो है राज्यों के अनुसमर्थन से, यानी कि राज्य भी जिसमें समर्थन देते हैं वो एक प्रक्रिया है, तो उनको अगर छोड़ दिया जाए, और जो पहला वाला हम लोगों ने देखा था कि साधारण बहुमत द्वारा, तो साधारण बहुमत द्वारा जो उपबंध है उनको छोड़ दो, और जो तीसरे वाले अभी जो आगे आएगा उसके उपबंध छोड़ दो। इसके अलावा जितने भी संविधान संशोधन करने हैं, जो भी इसमें चीजें हैं, वो सारी की सारी विशेष बहुमत के द्वारा ही हो पाएंगी, तभी संविधान में संशोधन हो सकता है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन, यानी कि विशेष बहुमत तो होगा ही होगा, इसमें राज्यों की भी सहमति होनी चाहिए, राज्यों का भी समर्थन होना चाहिए, तभी ये संविधान संशोधन हो सकता है। इससे तात्पर्य विशेष बहुमत के साथ साथ लिखा हुआ है कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। अगर ये जो उपबंध लिखे हुए हैं, अगर इनमें संशोधन करना है तो एक तो जो विशेष बहुमत वाला प्रक्रिया है वो अपना, यानी विशेष बहुमत भी होना चाहिए, साथ ही साथ कम से कम आधे राज्य के जो विधानमंडल हैं वो भी अपना समर्थन, यानी कि जो कम से कम आधे राज्य 50% राज्य इस जो भी संशोधन हो रहा है उसके समर्थन में हो, तभी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो पहले विशेष बहुमत लाओ और दूसरा फिर राज्यों का समर्थन भी लाओ, तब जाकर के ये संविधान संशोधन हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार का जो संविधान संशोधन होगा वो कहां पर होता है, देख लेते हैं। निम्न उपबंधों का इस प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जाता है। कौन कौन से उपबंध है वो? राष्ट्रपति का निर्वाचन व निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, अगर इसमें किसी प्रकार का संविधान संशोधन करना है तो इसी के द्वारा हो सकता है। विशेष बहुमत और राज्यों का समर्थन, आधे से कम से कम आधे राज्यों का समर्थन। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अगर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है तो फिर क्या होगा, इसी प्रक्रिया के द्वारा होगा। संघ की न्यायपालिका में अगर कोई संशोधन करना है, जुडिशरी में संशोधन करना है, राज्यों के उच्च न्यायालय में अगर कोई संशोधन करना है, संघ
व राज्यों के मध्य विधायी संबंध जो न्यायिक संबंध हैं, अगर उनमें कोई संशोधन करना है, या स्वयं अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, अगर इसमें कोई संशोधन करना है तो वो इसी प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है। तो ये वाले उपबंध इस विधि के द्वारा होंगे, और जो पहला वाला आपने पढ़ा था जो साधारण बहुमत वाला था वो उसके साधारण बहुमत से होंगे। इसके अलावा जो भी उपबंध हैं वो सारे के सारे विशेष बहुमत के द्वारा होंगे, वही आपको हम पीछे समझाना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई इसके द्वारा, साधारण बहुमत वाली पीछे आपने पढ़ी ली हैं। इसके अलावा जो भी चीजें बची हैं वो दूसरी वाली प्रक्रिया से ही होनी, यानी कि विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, उसी से ये सब हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष तथ्य हैं जान लेते हैं, इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। 7वें, 24वें व 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया जा चुका है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो संविधान का अनुच्छेद 368 है जिसमें कि संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान है, तो क्या उसमें भी संशोधन हुए हैं, यानी कि अनुच्छेद 368 में संशोधन हुआ है? हाँ हुआ है। 7वें, 24वें और 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन हुआ है। ठीक, तो ये 3 आपको संशोधन याद रखने हैं, ये वाले। 24वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है, क्या आप देखिए इसके द्वारा क्या किया गया कि राष्ट्रपति जो संविधान संशोधन विधेयक है, जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सामने जाएगा तो अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया, यानी कि अनुमति देगा ही। मतलब अब पहले जो है था कि उसमें दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, जैसे हमारे संविधान के सोर्सेज वगैरह है ना, तो जो संविधान संशोधन है वो कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न पीसीएस समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये विशेष तथ्य आपके सामने हम इसीलिए लाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों की रिवीजन होती रहे और आपको ये पता चलता रहे कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं, हमको स्टडी कैसे करनी है। हम तो बस आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं, आपको हिंट दे देते हैं और बता देते हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है, बाकी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आप ये संविधान संशोधन से संबंधित तीनों वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता रह जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इन वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझ के देखें। चाहे तो अपने आप नोट्स भी बना सकते हैं जो कि परीक्षा के टाइम पे रिवीजन के लिए काफ़ी कारगर होते हैं। बाकी आप लोग नोट्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, नंबर पीछे दिया ही गया था, उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसके, जहां पर हम आपको पहले संविधान संशोधन से स्टार्ट करेंगे और लगातार वो हमारा 105वें संविधान संशोधन तक जाएगा। 2 वीडियो में, 2 पार्ट में वो डिवाइड होगा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।